नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नवंबर के आगाज के साथ ही आज 1 नवंबर है और नवंबर के आगाज के साथ ही बिहार में चुनाव प्रचार में तेजी पकड़ ली और ये स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि 6 तारीख को पहले फेज का मतदान है और उसके बाद 11 तारीख को आखिरी फेज और 14 नवंबर को रिजल्ट। आज प्रियंका गांधी ने भी चुनावी सभा की जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि बीजेपी के झांसे में ना आए और बदलाव के लिए वोट करें। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनकी एक बानगी सुनते हैं। प्रियंका गांधी की इस बाइट को सुनिए और उसके बाद आज, क्योंकि बिहार में मौसम खराब है, आलम जो है कई जगहों पे बाढ़ वाला भी है और लेकिन उसके बाद भी चुनाव प्रचार जो है वो अपने चरम पर है। तेज गति से चुनाव प्रचार कर रहे हैं नेता, जिसको जिस ढंग से जैसे भी वो पहुंच सकें पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी इसी मसले पर क्या कुछ कह रही हैं। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका पहुंची थी, सुनिए जरा। आपको मालूम है वोट चोर क्यों हैं ये लोग? क्यों? वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? पहले तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए चल गया काम इनका, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जंग करेंगे, ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद कुछ और निकाला इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, सबने समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के। और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर वोट की चोरी की बात कर रही हैं प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में। वहीं अमित शाह ने अपने भाषण में फिर से जंगल राज का डर लोगों को दिखा दिया है। आपको बता दूं कि इसी जंगल राज के मुद्दे को इस बार बिहार चुनाव में मोदी और अमित शाह भुनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह मुद्दा इस बार एनडीए की गले की फांस बन रहा है। क्योंकि जंगल राज क्या है? ऐसा शासन जहां अपराधियों का आतंक रहे, जहां पुलिस लाचार नजर आए और बाहुबली अपने मन का कानून चलाएं। मोकामा की घटना आप देख लीजिए। एक चुनावी रैली में दुलारचंद यादव की बेरहमी से हत्या होती है। आरोप जो है वो बाहुबली नेता और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगते हैं। एफआईआर दर्ज, हत्या का मामला दर्ज किया जाता है, उन पर एफआईआर भी दर्ज होती है और इसके बाद कुछ और घटनाएं इसी तरह की होती हैं। सरेआम हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, मारपीट हो रही है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की निगाह में यह जंगल राज नहीं है? और चुनाव आयोग किस तरह से दावा कर रहा है कि बिहार चुनाव से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको 9 अक्टूबर का डीजीपी विनय कुमार का बयान याद दिलाता हूं। उस बयान में डीजीपी साहब ने कहा था, 9 अक्टूबर ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी अक्टूबर बीता, कल ही बीता है, अक्टूबर का महीना। और उसमें विनय कुमार जी डीजीपी साहब कह रहे हैं कि चुनाव ड्यूटी के लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। बिहार चुनाव अभेद्य सुरक्षा में होगा। प्रशासन की तरफ से ही जानकारी दी गई थी कि इस बार पैरामिलिट्री की 1500 कंपनियां, एनएसजी से ट्रेंड कमांडो बिहार चुनाव में तैनात रहेंगे। बिहार पुलिस के 60,000 जवान भी चुनावी ड्यूटी में शामिल होंगे।
इसके अलावा अन्य राज्यों से 2000 रिजर्व बटालियन के जवान होंगे, 30,000 बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस कर्मी होंगे, 20,000 से अधिक होमगार्ड होंगे, 19,000 नए भर्ती हुए कांस्टेबल होंगे और करीब 1.5 लाख चौकीदार भी चुनावी ड्यूटी में तैनात होंगे। इतने लोग, जब इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अपराधियों को कानून का जरा खौफ नहीं है, तो क्या इसे जंगल राज नहीं कहा जाएगा? लेकिन मोदी और शाह 2025 की नहीं बल्कि 2005 से पहले के वर्षों की याद दिलाकर जनता को डराने में लगे हैं। हालांकि अब उन्हें डर लगना चाहिए कि उनका मुद्दा उन्हीं को घायल कर रहा है। मनोज झा आरजेडी से सांसद और प्रोफेसर मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान को जरा सुनिए। यहां सुनिए इस बयान को। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल के निकल जाए। आप कौन हैं? कम से कम अपने पद का ख्याल रखिए कि किस पद पर बैठे हुए। कुछ भी बोल के निकल जाए। जो मुझे तो दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे मंच से, और ये पहली बार नहीं हुआ है। बीते महीनों में प्रधानमंत्री जी बोरिंग रोड पर रोड शो कर रहे थे, उससे पहले वहां गोलियां चली। प्रधानमंत्री जी मणिपुर में नहीं दिखा आपको, बिहार में भी नहीं दिख रहा है। किस मुंह से जंगल राज की बात करते हैं? चाहे प्रधानमंत्री जी हो, ये डीजीपी साहब क्या रिपोर्ट ले रहे हैं? ओपन एंड शट मामला लग रहा है। बिहार में जो प्रधानमंत्री हो या डीजीपी साहब हो, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बात यहां पर तेजस्वी यादव भी वही सवाल पूछ रहे हैं, पूछा है उन्होंने। लेकिन उनसे पहले यहां पर उन्हीं के साथी मनोज झा भी पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो सीधे पूछा है कि हत्या का आरोपी थाने के सामने घूम रहा है, क्या कानून केवल विपक्ष के लिए है? क्या चुनाव आयोग मर गया है? जी हां, यह मोदी और शाह के लोकतंत्र का सच है कि चुनाव आयोग के मरने पर सवाल करने पड़ रहे हैं। हमें नहीं पता कि मुख्य चुनाव आयुक्त तक ये सवाल पहुंचते हैं या नहीं, या हमारी बात पहुंचती है या नहीं, लेकिन अगर उन्हें ऐसे सवाल सुनने मिल रहे हैं तो वो इसका जवाब देने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं। वैसे आज महाराष्ट्र में रोहित पवार ने भी पूछा है कि चुनाव आयोग पर कोई सवाल हो तो बीजेपी उसका जवाब क्यों देती है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी का विभाग है? आपको बता दूं दोस्तों कि आज महाराष्ट्र में विपक्ष वोट चोरी के मसले पर रैली निकाल रहा था। हालांकि महायुति सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी, फिर भी एमबीए यानी महाविकास आघाड़ी के आह्वान पर लोग आए और इसमें राज ठाकरे भी शामिल हुए। यानी विपक्ष का दायरा अब बढ़ रहा है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई एक तरफ है और इसमें कम से कम लोकतंत्र बना रहता है। लेकिन अभी मोदी सरकार में लोकतंत्र को नकारने का जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ विचारधारा से परे जाकर विपक्ष एकजुट हो रहा है। और इन सब के बीच जब विपक्ष की बात होती है तो बहुत कुछ है जो सामने लाकर आपके सामने रखना होता है। रखेंगे हम इस चर्चा में। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि कैसे बीजेपी के बनाए मुद्दे उसी को कर रहे हैं घायल। पहले एक बार लेकिन सुन लेते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव ने सीधे बीजेपी से हाथ जोड़कर कहा है कि बिहार को माफ कर दीजिए। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बिहार में चीनी मिलें बंद सब चालू किया जाएगा। अरे भाई, हाथ जोड़िए उनसे, बोलिए अब बिहार को माफ करें। कितना जुमला बोलेंगे भाई? तो बोलिए बिहार को माफ करें। यहां बिहार को माफ करें, बीजेपी एनडीए की बात कर रहे हैं। माफी दीजिए और कम से कम अब बख्श दीजिए। यह बात यहां महत्वपूर्ण है जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप देख लीजिए, जंगल राज के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में खुद एक्सपोज हो रही है भाजपा, खुद एक्सपोज हो रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन उसके बाद भी अकड़ में कोई कमी नहीं। क्या यह मुद्दा गले की फांस बन चुका है? बिहार चुनाव क्या बन गया है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए गले की फांस, और अपने ही जाल में कैसे फंस रही है बीजेपी? इन सब पे चर्चा करेंगे आज इस कार्यक्रम में। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी अभी जुड़े हुए हमारे साथ। शकील अख्तर जी हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप ये जंगल राज बनाम जंगल राज, यही कहा जाए?
देखिए, जंगल राज को आप कैसे देखेंगे? पटना में दिन दहाड़े गोपाल खेमका नामक एक बड़े उद्योगपति की हत्या हो जाती है। मोकामा में भी जो आपने कहा वो हुआ। अगर आप डेटा को देखिएगा तो भारत का 10% क्राइम बिहार में हो रहा है और नीतीश सरकार में ही हो रहा है। ये बहुत हाल फिलहाल पिछले 1-2 साल के आंकड़े हैं और ये सरकार के ही आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं कि पूरे देश में जितना क्राइम होता है उसका 10% अकेले बिहार में होता है। बिहार जो है उस देश का क्राइम कैपिटल है। तो ये जंगल राज ये कहा जाएगा ना, इसको जंगल राज कहा जाएगा ना। और दूसरा जो प्रियंका गांधी ने जो बात कही वो बहुत ही मार्के की बात है कि सारे मुद्दे जो है अब उसकी हवा निकल चुकी है, तो अब इलेक्शन कमीशन का सहारा है। इलेक्शन कमीशन को कभी भी हम कुछ दिन चर्चा पे नहीं है इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैं बिल्कुल भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने जो किया है एसआईआर के नाम पे वो बहुत संदेहास्पद है, पारदर्शी नहीं है और एक तरीके का बड़ा घोटाला भारत के लोकतंत्र के साथ हुआ है और उसको होने दिया गया है। तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसमें ये मामले उजागर हुए। अलंग में क्या हुआ, महादेवपुरा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, ये हम सब देख चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ही उनकी मदद कर पा रहा है। दूसरी चीज की बांटने की राजनीति ये बिहार में कामयाब होती नहीं नजर आ रही है। नफरत की राजनीति, और जब मैं नफरत की राजनीति की बात करूंगा राजीव जी, तो एक सुपरस्टार की बात करना चाहता हूं, जमीमा रॉड्रिक्स। नफरत की पॉलिटिक्स ने उसका करियर तबाह कर दिया था। वो लड़की डिप्रेशन में चली गई, भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी, और क्या शानदार उसने कमबैक किया है। भारत को फाइनल में पहुंचाया, देश का गौरव बढ़ाया, अपने परिवार का गौरव बढ़ाया। ये उसने जवाब दिया नफरत की पॉलिटिक्स का। उसके पिता के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ईसाई है। ये जो माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत की पॉलिटिक्स चल रही है, तमाम सारे जमीमा रॉड्रिक्स जैसे तमाम सारे जो होनहार लोग हैं, युवा हैं, टैलेंटेड हैं, वो इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। उस लड़की की हिम्मत है कि उसने नॉट आउट 127 रन बनाया, धुआंधार बैटिंग की और भारत को फाइनल में पहुंचाया। वो तगड़ा तमाचा उसने दिया है नफरत की राजनीति पर। और आप देखिए कि बिहार में भी जो अभी हम लोग जब जाएंगे बिहार में तो हम देखेंगे, लेकिन जो अभी दिल्ली से बैठ के दिखाई दे रहा है या जो मैं थोड़ी देर पहले गया था तब दिखाई दे रहा था, नफरत की पॉलिटिक्स का बिहार में वैसा इम्पैक्ट नहीं है जैसा कि और जगह हो जाता है। और इसका श्रेय मैं लालू प्रसाद यादव को दूंगा कि उन्होंने हेड ऑन लिया हमेशा से और पैर जमने नहीं दिए नफरत की पॉलिटिक्स के बिहार के अंदर। भले ही उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को हम नकार नहीं सकते। तो एक बड़ा काम लालू प्रसाद यादव ने किया कि उन्होंने नफरत की पॉलिटिक्स के पैर नहीं जमने दिए। वहां से जब से उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया उसके बाद से लेकर अब तक नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। जी। अब आज की पॉलिटिक्स के बारे में आप देखिए, जो कल तमाशा हुआ है मैनिफेस्टो के लॉन्च को लेकर, तो उसमें क्या समझा जाए कि नीतीश कुमार अब रेस के बाहर है और जो महाशय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं सम्राट चौधरी। उनको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया कि अकेले बैठे हुए मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं। अब उनका जो पिछला रिकॉर्ड है, चाहे वो एज को लेकर, उनकी एफिडेविट को लेकर तमाम सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वो सब उजागर होंगे। तो बीजेपी थोड़ा सा वहां पे मतलब इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट को छोड़ दे तो मुद्दों पे, रणनीति पे बहुत ज्यादा संकट में है। और एक बात जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कई बार कर रहे हैं, जी। ये जो जेडीयू और
चिराग पासवान की पार्टी के बीच में जो घर्षण है, जो एक कोल्ड वॉर चल रहा है, ये कोल्ड वॉर भी एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। और पिछली बार भी उसने नुकसान पहुंचाया था। नुकसान नीतीश कुमार का कद छोटा करने में पहुंचाया था। अब नीतीश कुमार की पार्टी, जिसको हम ही लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये समता पार्टी जेडीयू है और ये बीजेपी जेडीयू है, तो जो समता पार्टी जेडीयू है, यानी जो पुराना नीतीश का जो कैडर है और नेता है, वो अब जो है वो सबक सिखाने को, पिछली बार का 2020 का सबक सिखाने की का काम कर रहे हैं। और इसीलिए वो एक साइलेंट कैंपेन वहाँ चल रहा है जहाँ पे चिराग पासवान के कैंडिडेट्स हैं। तो ये सब बिहार में हो रहा है, जो बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है। और इतना क्राइम बिहार में लगातार हो रहा है। अभी आप चर्चा कर रहे हैं, कई लगातार पिछले हफ्ते क्राइम हुए हैं। और वो तब हो रहे जब गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री बिहार में घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां बने हुए हैं, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर अपराधियों के हौसले इतने बढ़े हुए हैं, और खासकर चुनाव के वक्त, जबकि पूरा प्रशासन, डीजीपी चुनाव आयोग के कंट्रोल में होता है, सीधे चुनाव आयोग के जरिए केंद्र सरकार के कंट्रोल में होता है, उस वक्त ये सब हो रहा है। तो कैसे दावे में जंगल राज के हैं ये जंगल राज है क्या? सामने दिख रहा है जंगल राज जो है। जी बिल्कुल, जंगल राज की बात। कल से आप देखिए नीचे, कल से न्यूज पॉइंट सीधे बिहार से, कल से न्यूज पॉइंट सीधे बिहार, ग्राउंड जीरो से आप न्यूज पॉइंट देखेंगे। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स, बहुत कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बहुत कुछ और पहुंचाएंगे कल से लगातार। न्यूज पॉइंट भी सीधे बिहार से कल से, और इस जंगल राज को जरा और नजदीक से हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, इसलिए क्योंकि जंगल राज के नाम पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी जंगल राज और घुसपैठिया, ये दो शब्द लेकर और इससे इस चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इनका पूरा कुनबा। लेकिन अब क्या उसी जाल में खुद ये फंस चुके हैं? एक बड़ा सवाल है ये। इन सवालों का हल बीजेपी क्या खोज पाएगी या चुनाव निकल जाएगा? लेकिन इस बीच एक खबर और आई है। वो खबर ब्रेकिंग में कुछ टेलीविजन चैनल्स पे देख रहा था। खबर ये थी कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं, उनसे वो रुपए वापस नहीं लिए जाएंगे। पता नहीं कितना सच है, कितना गलत है। बिहार सरकार का ये कहा, मतलब उसका बिहार सरकार का बयान बताया जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार के इस बयान को मैं खोज रहा था, बिहार सरकार के किसी पोर्टल पे इधर उधर दिखाई नहीं दिया। नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे ये बयान दिखाई दे रहे हैं कि बिहार सरकार ने ऐसा कहा है। हालांकि जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटे गए हैं, वो पैसे बांटे गए हैं उनके खुद के व्यवसाय के लिए। वो पैसा उनकी सहायता के लिए नहीं है, वो पैसा व्यावसायिक सहायता के लिए है। और इसके बाद ये भी कहा गया है उसमें जो नियम कायदे हैं कि अगर आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं तो ये 10,000 रुपए भी आपसे वापस लिया जाएगा। 2 लाख रुपए तक मदद दी जा सकती है, ये भी है। लेकिन क्या ये वोट खरीदने के लिए? आज प्रियंका गांधी कह रही थी, जरा जल्दी से आना चाहता हूं शकील जी। प्रियंका गांधी आज कह रही थी कि पैसे मिल रहे हैं, रख लो पैसे, लेकिन वोट उन लोगों को मत देना जो वोट चोरी कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिहार में अभी पिछले 4 दिनों से खूब बारिश हो रही है। बिहार, बंगाल, आप जान रहे हैं, बंगाल से हमारे साथी बैठे हुए हैं प्रफुल्ल जी, वो और अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन बिहार, बंगाल और ये जो तटीय एरिया है, खासकर बंगाल की खाड़ी वाला एरिया, जहां पर मोन्था जो चक्रवात है उसका काफी प्रभाव पड़ा, उसके कारण ये 4-5 दिन ये आलम रहा। बिहार में भी अभी भी बारिश हो रही है कई क्षेत्र में। लेकिन कल से कहा जा रहा है कि मौसम थोड़ा साफ होगा, खुलेगा। और हमारी टीम भी कल से रहेगी, प्रशांत जी भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, पूरी टीम रहेगी। कल से आप तक हम बहुत कुछ पहुंचाएंगे ग्राउंड जीरो से। लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका गांधी आज उस मौसम, खराब मौसम में एक जगह नहीं जा पाई, दूसरी जगह गई हैं, पहुंची हैं, और जो बात कह रही हैं उनकी बातों में महिलाओं को जो पैसा दिया गया है उसमें कितना दम है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा यहां प्रशांत जी कर रहे थे कि जंगल राज, घुसपैठिया, इन सब मुद्दों पे क्या अब चुनाव फंस गया है अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो? शकील जी। जी राजीव जी, सबसे पहले जो प्रियंका गांधी ने कहा, यह बात वो पहले भी कह चुकी हैं कि अगर बीजेपी पैसा देती है तो रख लो। बहुत अच्छी बात है, ये पैसा रख लो, लेकिन वोट किसको देना है ये खुद तय करो।
अभी आपने बताया कि नेशनल टीवी ये दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है, मगर ये नहीं दिखा रहा कि जितने लोगों को पैसे मिले हैं उससे कई गुना ज्यादा वहां शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिले और 300 रुपए जो फॉर्म भरने में उनके खर्च हुए वो भी चले गए। हुआ क्या? आप वहां किसी से पूछो, महिलाओं से खास तौर से या महिलाओं के परिवार वालों से, वो कहेंगे साहब वोट तो हम उन्हीं को देके आए थे, हमने सोचा हमें भी 10,000 रुपए मिलेंगे, हमने पैसा खर्च किया, फॉर्म लिया, फॉर्म भरा, लेकिन हमें नहीं मिले। उनसे पूछा कि अब क्या करोगे? कहले अच्छा साहब हमारा पैसा भी चला गया, अब 10,000 भी नहीं मिले, हम फिर वोट देंगे। ये पूरी की पूरी जो स्कीम है वो उल्टी पड़ने वाली है। ऐसा और भी कई राज्यों में हो चुका है जहां मौजूदा सरकार ने यह गलती करी कि इस तरह कैंप लगा लगा के लोगों के फॉर्म भरवाए और उनको उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो ये जो प्रियंका गांधी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि पैसा ले लो लेकिन वोट किसको देना है ये फैसला तुम खुद करो। ये जो जीविका दीदियों को पैसा मिला है, इसी के लिए तेजस्वी यादव ने सबसे अच्छी बात कही है कि इन जीविका दीदियों को मैं परमानेंट करने जा रहा हूं, 30,000 रुपए महीना दूंगा। आप देखिए कि तेजस्वी के सरकारी नौकरी के बयान पर तो पूरी बीजेपी, पूरा मीडिया पीछे पड़ गया था, पैसे कहां से लाओगे। और कल एनडीए ने घोषणा की है कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे 1 करोड़। उसके लिए क्या व्यवस्था है? आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए। कल सुबह 9 बजे शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 9 या 10 बजे, 9:15 बजे, और इस टाइम 7 बज रहे हैं। 36 घंटे ज्यादा किसी टीवी चैनल पे कोई डिबेट, कोई स्पेशल प्रोग्राम, कहीं नहीं। 1 करोड़ की बात करिए ना सीधी। तेजस्वी ने कोई संख्या नहीं बताई थी, प्रत्येक परिवार कहा था। वो 1 करोड़ नौकरी रोजगार आप कैसे दे रहे हो? कहां व्यवस्था है? क्या रोजगार से आपका आशय हुई पकौड़ों तलने वाली स्कीम से है? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं। अभी टीवी चैनलों को करना चाहिए इसके ऊपर डिबेट कि वो सब कहां गए। लेकिन तेजस्वी ने कुछ कहा तो आप उसके पीछे बढ़ गए। लेकिन ये याद नहीं रखा आपने कि तेजस्वी इस मामले में अपनी विश्वसनीयता साबित कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख नौकरियां दी उन्होंने, 5 लाख नौकरियां। तो इसलिए इस मामले में एनडीए को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और एनडीए से ज्यादा जो है उनका जो सबसे बड़ा समर्थक है गोदी मीडिया, उसको करना पड़ रहा है कि इस मुद्दे पर वो बोल ही नहीं पा रहा है। एक बात और है राजीव जी बहुत खास, जो इस फर्स्ट फेज के खत्म होने के पहले चल गई, अचानक चल गई। क्यों? क्योंकि जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर के मुंह से यह निकल गया कि अगर मेरा कोई प्रत्याशी जीतता है या कई प्रत्याशी जीतते हैं तो उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, वो कहीं भी चले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं उनसे कहूं कि फांसी लगा के मरने वाला हूं तब भी वो नहीं रुकेंगे। तो लोग समझ गए कि इस जन स्वराज पार्टी को, इस प्रशांत किशोर को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। और इसको वोट देने वाला जो खास तबका बताया जा रहा था माइनॉरिटी का और दलित का, वो अब उनसे छिटक गया है। देखिए वहां पे एक बात बड़ी क्लियर कही जा रही है, एक कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी, ये 3 पार्टियां ऐसी हैं जो अपनी जगह रहेंगी, इनके बारे में सबको मालूम है कि रहेंगी। मगर जेडीयू कहां जाएगी किसी को नहीं मालूम, पासवान कहां जाएंगे किसी को नहीं मालूम, इसी तरह मांझी और कुशवाहा कहां जाएंगे किसी को नहीं मालूम। ये सारी चीजें अब जो है इस चुनाव पे असर दिखाने लगी हैं, खास तौर से पीके के ये कहने के बाद। अगर मान लीजिए कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल गई जेडीयू से और पासवान को भी मिल गई, तो उसके बाद जेडीयू को कोई मुख्यमंत्री बनाने वाला नहीं है, मतलब नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार फिर अपना रास्ता तय कर सकते हैं। और इसी तरह का हाल पासवान का है कि अगर पासवान को यह लगा, चिराग पासवान को, कि बीजेपी को इतनी सीटें मिल गई हैं और वो दूसरों की सहायता से मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, मुझे नहीं पूछ रहे, तो वो कांग्रेस और आरजेडी से मिलने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। एक शर्त होगी उनकी सिंपल,
और हमें लगता नहीं है कांग्रेस और आरजेडी को उससे कोई प्रॉब्लम होगी कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, वो कहेंगे आ जाओ, बना सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां बहुत तेजी के साथ वह बदल रही हैं। जो आपने मोकामा का जिक्र किया, तो ये पूरा का पूरा एक घटना चक्र है, लगातार तेज चलता हुआ, जो ये बताएगा कि पहला फेज जो अभी 6 तारीख को मतदान होना है उसमें क्या होने जा रहा है। मोकामा में वहां सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लेकिन बंदूकें लगातार चल रही हैं। आपने जंगल राज का सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल उठाया। सबसे बड़ा इशू है जंगल राज का। जंगल राज क्या है? गरीब का सर उठाना जंगल राज है। आज अगर उसमें सवाल करने की हिम्मत आ गई है तो वो जंगल राज है। बिहार में सामंत और भूमिपतियों ने वो हाल कर रखा था कि गरीब, दलित, अति पिछड़ा जब उसको मारा जाता था तो बचाने के लिए अपने हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकता था। वो अगर उठा ले हाथ बचाने के लिए अपना चेहरा तो उसको उद्दंडता माना जाता था, अवज्ञा माना जाता था। और लालू जी ने यही सिखाया है। प्रशांत किशोर सही बोल रहे थे अभी, लालू का बहुत बड़ा योगदान है। प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत टंडन। सॉरी, वेरी सॉरी, प्रशांत टंडन जी। प्रशांत किशोर तो गलत ही गलत बोल रहे हैं, प्रशांत टंडन जी। प्रशांत और लालू जी का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। और टर्निंग पॉइंट वही है, लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार करना। उस जख्म को बीजेपी भूल नहीं पाती है। कौन थे लाल कृष्ण आडवाणी? उनके सबसे बड़े नेता। उनको गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। तो ये जो लालू जी ने वहां गरीब को, वहां कमजोर वर्ग को खाट पे बैठने का अधिकार दिया, ना करने का अधिकार दिया, बेगारी से ना करने का अधिकार। राजीव जी आप जानते हैं, इतिहास भरा पड़ा है कि बेगारी जिससे करवाई जाती थी वो ना नहीं कर पाता था, मर जाता था। लकड़ी में गांठ होती थी, फाड़ते फाड़ते मर जाता था, मगर ना नहीं कर पाता था कि इस लकड़ी में गांठ है। प्रेमचंद की बड़ी मशहूर कहानी है जी, नाम शायद अभी याद नहीं आया, अभी जाएगा, हो सकता है आ जाए। उसमें जो दलित से बेगार करवाता है आदमी और लकड़ी की गांठ फाड़ने को देता है और वो चिलम पीने की आग भी मांगता है तो आग भी फेंक के उसके हाथ में देता है अंगारा। हो सकता है नाम याद आ जाए अभी। तो ये कि चुनाव है, बहुत मजेदार स्थिति में आ चुका है। अब जो आप बता रहे हैं मौसम बहुत खराब है, सही बात है। प्रियंका आज एक जगह जा पाई, एक जगह नहीं जा पाई। कल राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं फिर से अपने। परसों जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत आपको मालूम है, सबको मालूम है कि पेस मेकर लगा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर फिर भी वो परसों यानी कि 3 तारीख को वहां जा रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गया है, घटना चक्र बहुत तेजी से बदल रहा है। और इस पर अभी हम जो बता रहे थे, कहानी का नाम तो हमें याद नहीं आ रहा, मगर एक शेर अचानक आयत हो गया, याद आ गया। स्थिति बिल्कुल वो हो गई है कि जो हिचकिचा के रह गया वो रह गया इधर, जो हिचकिचा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। आज 1 तारीख है, जो भी एड़ लगा देगा, जो भी तेजी के साथ आगे बढ़ जाएगा, स्ट्राइक ले लेगा। जिसका प्रशांत जी जिक्र कर रहे थे, प्रशांत जी बोलेंगे, हम टंडन जी नहीं लगाएंगे, कंफ्यूजन हो रहा है। जो बोल रहे थे कि धुआंधार जेमीमा ने बैटिंग करी, वही धुआंधार बैटिंग की जरूरत है। फ्रंट फुट पे आके क्रीज से बाहर निकल के, तो वो राहुल कैसी करते हैं, तेजस्वी कैसे करते हैं, बाकी कैसे करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। और जंगल राज का आप सही कह रहे थे, गले की फांस बन गया है। जितना मोदी जी कहेंगे और जितना अमित शाह कहेंगे वो उनको उल्टा पड़ने वाला है। जंगल राज आज की स्थिति में है, जिस तरह मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, वो अगर इस बात को ठीक से उठा लिया, अभी उठा रहा है तेजस्वी, कांग्रेस भी उठा रही है, लेकिन अगर ठीक से उठा लिया इस मुद्दे को, तो ये एक मुद्दा ही पूरा चुनाव पलटने वाला हो जाएगा। पूरी की पूरी बीजेपी और जेडीयू इस एक मुद्दे के ऊपर बैकफुट पे आ चुकी है। बहुत बुरा इसका असर है। ये सब खबरें हमारे लोगों को वहां से मिल रही हैं, वहां से सारे लोग बता रहे हैं कि इस एक मुद्दे ने ये बता दिया। और जो मोकामा के जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जिसे बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया जा रहा है, छोटे सरकार के जो खुद कोर्ट से सजा पा चुके थे, मगर बाद में उनको अपील में वो बच गए हैं। अपनी पत्नी को भी वो चुनाव लड़ा चुके हैं इसी वजह से वो, तो वो है
उनका जो है बोलचाल का अंदाज अब बदल गया है। इससे पहले वो टीवी पे क्या कह रहे थे, एक पत्रकार से, ये गोदी मीडिया का जो पत्रकार है सीधा पटना पहुंचता था और टैक्सी करता था मोकामा चलो। टैक्सी वाले में खड़े थे एयरपोर्ट के ऊपर सारे के सारे, जैसे ही पत्रकार कैमरा दिखता है उन्हें, साहब मोकामा चलना है, इंटरव्यू कराते हैं। और वो बोलता है पत्रकार से, मैं अभी तुमने गोली मार दी तो कोई क्या कर लेगा। वो पत्रकार घबरा के हाथ जोड़ता है, कहते हैं आप तो छोटे सरकार हो, आपके सामने सरकार क्या कर लेगी, आप मार सकते हो। ये हाल है गुंडागर्दी का टीवी के ऊपर, कैमरे के ऊपर, वो दिख रहा है क्या कर रही है सरकार। इस वक्त तेजस्वी को, राहुल को ये कहना चाहिए कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले दुलार चंद यादव को न्याय दिलाया जाएगा, ये बोलना चाहिए वहां पे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या ये जो दुलार चंद यादव के साथ हुआ एक घटना, ये बहुत बड़ी घटना है, पटना के बगल में मोकामा है, बहुत दूर नहीं है, आप सब वाकिफ हैं। और जिस सुशासन बाबू और सुशासन की बात करने वाली भाजपा जेडीयू की सरकार, उनके साथ अभी 3 दल और भी हैं, ये सब मिलके जो पांडव बनने की कोशिश कर रहे हैं, और चुनाव के, ऐन चुनाव के वक्त अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या इसे जंगल राज नहीं कहा जाएगा? क्या यहाँ पर यह नहीं बताया जाएगा कि दुलार चंद यादव की घटना क्या लालू के राज में हुई है? यह हत्या क्या लालू राज में हुई है? यह हत्या क्या राबड़ी के राज में हुई है? ये तो समझना होगा ना, लालू राबड़ी का राज नहीं है, ये राज नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का राज है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं। और सिर्फ एक हत्या, एक घटनाएं नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े को देख लीजिए, 2020 से 2023 से 2025 के आंकड़े भी, सब कुछ सामने है। और ऐसे में अगर, और एक दूसरी बात, एसआईआर करवा के आप कह रहे थे कि यहां घुसपैठिए बहुत हैं और इनको बाहर निकालना है, एक आंकड़ा नहीं आया, कुछ नहीं आया उसमें भी, लेकिन आप जंगल राज की बात भी करेंगे, आप इधर घुसपैठियों की बात भी करेंगे, और इन दोनों के नाम पे आप चुनाव लड़ेंगे, तो कौन देने जाएगा वोट आपको? कौन देगा आखिर वोट? शकील सर ने जिस कहानी की याद की, मुझे लगता है सदगति कहानी है, प्रेमचंद की कहानी सदगति। तो थैंक यू। जंगल राज ये नहीं तो और क्या। देखिए, जंगल और नदी, जमीन जंगल को लेकर के पूरा आंदोलन रहा है। नदियों के साथ सभ्यता विकसित हुई है और जंगल में संस्कृतियां विकसित हुई है। एक चलते फिरते ढंग से आधारित इस्तेमाल से, इस शब्द युग्म का मुहावरा कह लीजिए, इसका इस्तेमाल किया गया, सवाल पूछा गया था, उसको इतना राजनीतिक उसका कर दिया गया कि लगता है वो बिहार और जंगल राज एक दूसरे के पर्याय हो गए। ये सच है कि यहाँ रेट बहुत ज्यादा है, ये सच, यहाँ पर प्रतिरोध भी ज्यादा है। आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा और देखते हैं फिर जी। या प्रफुल्ल जी, आप दोबारा जुड़ने की कोशिश, दोबारा जुड़िए उसी लिंक से, और तब तक अमलेंदु जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, जरा आप कंटिन्यू कीजिए, और क्योंकि आवाज़ कट रही, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए, जो हम अभी जिस पर चर्चा कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इनसे इतर कुछ मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस पर चर्चा ज़रूरी है। न्यूज़ पॉइंट में उन्हीं मुद्दों को हम लेकर आते हैं, और यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार सचमुच क्या सुशासन के तरफ है? बिहार में सब कुछ अच्छा है? जिस सुशासन की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, जिस सुशासन की बात नीतीश कुमार करते हैं, और फिर महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं। संजय झा ने अभी ट्वीट किया है लंबा चौड़ा, हमारे साथी अमलेंदु जी बताएंगे अभी, और उस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि ये पैसे हम और देंगे, अभी 2 लाख तक देंगे, हम पैसे रोकना ये आरजेडी वाले रोकना चाहते हैं, महिलाओं को पैसा नहीं देना चाहते आरजेडी वाले। इस ढंग के आप गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत बातें ला रहे हैं जनता के बीच। आखिर किस तरफ जा रहा है ये चुनाव? मुद्दों की बात न करके आप झूठ फरेब इन सबको सामने ला रहे हैं। अमलेंदु जी। राजीव जी, झूठ फरेब की ही खेती जो है मोदी जी करते रहे, अब तक वो बिहार में भी खेती करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन मोदी जी शायद ये भूल रहे हैं कि बिहार की धरती में मखाना भी पैदा होता है, तो झूठ फरेब की आपकी इजाजत नहीं चल पाएगी। और अब तो राजीव जी एकदम बिल्कुल बेनकाब हो गए। मतलब जिस समय प्रधानमंत्री कट्टा हाथ में लेकर बात कर रहे थे कि कट्टा कुशासन हो जाने क्या क्या बात कर रहे थे, उसी समय मोकामा में घटना हो रही थी कट्टे से। तो प्रधानमंत्री ने बता दिया कि किस तरीके का कुशासन जो है वो लेकर प्रधानमंत्री वहां लेकर आने वाले हैं बिहार में। ये राजीव जी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इन तीनों का फेल्योर है, उन तीनों के ऊपर सवाल है। बिहार में जो मोकामा में हुआ है खुलेआम हुआ है, और उसके बाद जिस व्यक्ति के ऊपर नामजद एफआईआर है वो थाने के सामने प्रचार भी कर रहा है, वो उसके बाद लगातार बयान भी दे रहा है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से। सवाल तो ये बनता है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बताइए कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अब तो आप सर्वे सर्वा है बिहार के, तो ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बताएं। अभी राजीव जी एक खबर आई है कि 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जब पूछा तेजस्वी यादव ने कि क्या चुनाव आयोग मर गया है, तो ये बताने के लिए कि चुनाव आयोग मर नहीं गया है, वोट चोरी करने के लिए जिंदा है, तो 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर नामजद एफआईआर है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ज्ञानेश कुमार गुप्ता की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई वक्तव्य कम से कम हमने नहीं देखा। किसी और ने देखा हो तो हमारा ज्ञानवर्धन कर दे। तो ये राजीव जी चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल है। तेजस्वी यादव ने सही पूछा कि क्या चुनाव आयोग मर गया है, तो मैं फिर कहूंगा कि मरा नहीं है चुनाव आयोग, वोट चोरी करने के लिए जिंदा है, ये बताने के लिए उसने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बन रही है, और जिस तरीके से राजीव जी मुझे लगता है कि विपक्ष को इसको काफी मुद्दा बनाना चाहिए। आज तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा सुबह प्रधानमंत्री को टैग करके राजीव जी एक ट्वीट भी किया, और वो हम लोग बीच में दिखा भी सकते हैं हमारी टीम के पास अगर होगा। और उसमें उन्होंने सीधे सीधे लिखा प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री जी आप जब आइएगा बिहार, तो जो आरा में पिता पुत्र प्रमोद कुशवाहा और क्या प्रियांशु कुशवाहा उनकी जो हत्या हुई है, उसको लेकर आप जो हैं वो फिर यहाँ आकर जंगल राज की बात जरूर कीजिएगा और इस घटना का जिक्र भी कीजिएगा। तो राजीव जी जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, और जंगल राज प्रधानमंत्री को बहुत अच्छा लगता है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री अब पहुंचेंगे तो जंगल राज की बात अब करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो सवाल सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर है कि भाई आपके रहते हुए, और एक तरीके से देखा जाए चुनाव आयोग के पास जो जिम्मेदारियां हैं और चुनाव आयोग जो कर रहा है, तो वो तो सीधे सीधे केंद्र सरकार की सहायता से ही कर रहा है। जो बताया जा रहा है कि साहब इतने बल भेजे जाएंगे और कितना क्या भेजा जाएगा, वो सब तो केंद्र की तरफ से भेजा जाएगा ना। तो इसका मतलब कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये सीधा सीधा सवाल नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता दोनों के ऊपर है, और इसके जरिए एक झलक मिल गई है कि अगर कल को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सरकार में लौट कर आते हैं, तो इसी तरीके का दुशासन राज होगा, और इसी तरीके से अपराधी खुलेआम हत्याएं करेंगे और खुलेआम घूमते रहेंगे, और सत्ता में बैठे हुए लोग इसी तरीके से खामोश बने रहेंगे या उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। ये राजीव जी बिहार के अंदर हो रहा है, और ये लगातार घटनाएं सामने आ रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा, मतलब जिस दिन ये मोकामा की घटना होती है उसी दिन एक एएसआई की भी हत्या हो जाती है। तो जहां पुलिस सुरक्षित नहीं है राजीव जी जिस राज्य में, तो वहां किस तरीके का कुशासन राज है कि दुशासन राज है कि सुशासन राज है, तो मोदी जी बताएं कि इसको क्या राज कहते हैं। और जहां जहां राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के सरकारें हैं जिन भी राज्यों में, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकारों में शामिल है, सभी जगह की अपराध की स्थिति यही है। सभी जगह एक तरीके का जंगल राज है। चूंकि मैं जंगल इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, संवैधानिक शब्द नहीं है, लेकिन ये चूंकि मोदी जी को बहुत प्रिय है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रिय है, तो ये इसलिए उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का अगर आप हिसाब देख लीजिए राजीव जी, जहां बताया जाता है कि साहब बड़ा बुलडोजर न्याय चलता है अपराध के मामले में, वो कहां पे खड़ा हुआ है? प्रशांत जी ने कहा कि 10% अपराध बिहार में होते हैं, तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का ही नंबर आता है, और दलितों के ऊपर अपराध के नंबर में और महिलाओं के ऊपर अपराध के नंबर में तो नंबर 1 आता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति है। तो इसलिए ये कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर बनना चाहिए, और जब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगल राज या कानून व्यवस्था की बात करें, तो उनको तुरंत बताया जाना चाहिए कि पिछले 1 महीने के अंदर क्या हुआ और 1 हफ्ते के अंदर क्या हुआ, और प्रधानमंत्री जिस दिन कट्टा की बात करके गए हैं, उस तरीके से बिहार में किस तरीके से कट्टा लहराए जा रहे हैं, ये भी लोगों को निश्चित तौर पर राजीव जी बात करनी चाहिए। संजय झा जो है राजीव जी, उनका बयान था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में कि जो 10,000 रुपया दिया गया है
उसको लेकर आरजेडी वाले भ्रम फैला रहे हैं कि ये पैसा वापस ले लिया जाएगा। ये पैसा वापस नहीं लिया जाएगा 10,000 रुपया, और बाकी आपको मदद की जाएगी 2 लाख रुपए तक। ये संजय झा का वक्तव्य है, जिसको हमारा मीडिया चला रहा है कि बिहार सरकार ने कहा। संजय झा क्या है बिहार सरकार में? बिहार सरकार में तो कुछ भी नहीं है। संजय झा के कहने का क्या औचित्य है, और संजय झा के कहने की क्या बात है? भाई इसी बात को अगर नीतीश कुमार अपने मुंह से कहते तो कहें, नीतीश कुमार ने तो कहा नहीं, संजय झा ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में कहा। अब अश्वत्थामा मारा गया कि तरह से अगर नीतीश कुमार खामोश बैठे रहे तो इस सरकार का, तो बिहार सरकार का बयान तो नहीं हो जाएगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो 10,000 रुपया वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये वहां एक तरीके से झूठ की खेती की जा रही है, और हमारे प्रधानमंत्री काफी ज्यादा माहिर है झूठ की खेती करने में, तो वो अभी और आएंगे तो और झूठ की खेती करेंगे। पहले भी उन्होंने झूठ की खेती की है। लेकिन कुल मिलाकर राजीव जी यही कहा जा सकता है कि अगर वास्तव में बिहार में एनडीए की सरकार लौट रही है, जैसा कि आज भी दावा किया है जनता दल यूनाइटेड ने कि 13 दिन की बात है और 13 दिन बाद लौटेगी नीतीश सरकार। ध्यान रखिएगा, जनता दल यूनाइटेड ने जो पोस्टर जारी किया है आज, उसमें कहा है कि 13 दिन बाद लौटेगी नीतीश सरकार। एनडीए सरकार नहीं कहा है जेडीयू ने, लौटेगी नीतीश सरकार। तो अगर 13 दिन बाद नीतीश सरकार लौटेगी तो इसी तरीका का दुशासन राज और कुशासन राज होगा। और एक और मजे की बात है राजीव जी, नीतीश कुमार ने अभी तक कल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर नहीं किया है, जिसका वो संकल्प पत्र या जो भी आप कहिए, जो 7 सेकंड के 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका अभी तक नीतीश कुमार ने शेयर नहीं किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। तो हम समझ सकते हैं कि महागठबंधन में क्या है और एनडीए में क्या है। राजीव जी जरा आना चाहता हूं प्रफुल्ल जी, आवाज आ रही है? जी सर, जी मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जंगल राज तो बिल्कुल है ही, और जंगल राज होता क्या है कि आपने जिस प्रकार से शक्तिवान जो लोग हैं, जो कानून का राज नहीं होगा, शक्ति का राज होगा, यही तो जंगल राज है। जोर जबरदस्ती का राज होगा, यही जंगल राज है। और जंगल राज क्या है? आप कानून को भी जंगल राज में बदल रहे हैं। जिस कानून के तहत आप हसबो जंगल प्रदूषण सब जमीन किसी को दे रहे हैं, ये भी तो जंगल राज ही है, भले ही कानून बना के आप कर रहे हैं। जहां मनुष्य का अधिकार छीना जाता है, देखिए सर बात बिल्कुल साफ है, नेशनल तो ये कभी थे नहीं, डेमोक्रेटिक बनने का इन्होंने नाटक रचा और अलायंस का भ्रम बनाए रखा। अब इनका वो तो पहले से टूट गया, अब अलायंस भी टूट गया है। नीतीश सरकार 13 दिन के बाद लौटेगी, अमरेंद्र सर बता रहे हैं। लौटता तो वो है जो चला गया होता है। नीतीश सरकार चली गई है क्या, ये बताएंगे? ये एनडीए सरकार है, कौन सी सरकार है? वो जो जेडीयू बोल रहा है उसको पूरा का पूरा विश्वास है कि इसको नीतीश जी को गया हुआ मान लिया गया है। नीतीश जी की एक बात नहीं चलने दी जा रही है। अब संजय झा प्रवक्ता हो रहे हैं, सरकार की नीतियों की बात पार्टी प्रवक्ता मुख्यमंत्री के सामने करे, इससे बड़ी विडंबना और हमारे लोकतंत्र की क्या हो सकती है? जिस मुकामा में आपने ये हत्या की घटना हुई है और अनंत सिंह बोल रहे हैं, बाहर के लोगों ने कम ही सुना होगा, लेकिन मेरा ख्याल है आपका बिहार से काफी लगाव रहा है, तो आप लोगों ने चूहड़मल का नाम जरूर सुना होगा। पूरा इलाके में उसने जिस ढंग से शासन चलाया था, उस जमाने में एक मिथ की तरह है चूहड़मल जी, और चलाया था उस टाल में, और उसके प्रतिरोध में जो अपराध विकसित हुआ, वहां के मुकामा के तो जो इलाका है उसके तो हर हाल में कोई भी जीते तो उनको वही हासिल होगा, जो मतलब जिसे हम कहते हैं बाहुबली। तो हाल में ये ठीक है, प्रशांत सर ने बिल्कुल ठीक कहा, क्या 10% अपराध होते हैं, क्योंकि जहां गरीबी है, भुखमरी है, उन परिस्थितियों में आपने हमें डाल के रखे हुए है और अपराध होता है। और उस 10% में 2-3% अपराध सिर्फ शराबबंदी के नाम पर होगा। कितने लोग शराबबंदी के नाम पर जेल में हैं, इस चुनाव में उसका मुद्दा नहीं उठ रहा है और उसको अलग ढंग से भी डील किए जाने की जरूरत थी। लेकिन जिस तरह से आज प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है, डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट में बोला है महिलाओं के बारे में, जिस महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को लोग एड्रेस कर रहे थे कि हाँ ठीक है, जो मदद दी गई है, जो बात पैसा दिया गया है, आप पैसा ले लें, लेकिन अपना वोट सोच समझ कर दें। और साथ ही साथ उन्होंने दलितों के साथ जो जेंडर बायसनेस बिहार जैसे राज्य में है, जबकि वहां पर जेंडर समर्थन की बात
जेंडर बैलेंस क्रिएट करने की बात नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में की थी, लेकिन अब वह फेज नहीं है। वो जेंडर बैलेंसनेस वहां पर और प्रिवेल कर रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन में प्रभाव आ गया, वो सीधे सीधे कहती हैं कि इसके बाद क्या है, क्योंकि जो हमारे महिलाओं का हम जनरेशन बना रहे हैं, हम खड़ी कर रहे हैं आने वाले समय को, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये 10,000 रुपया या कुछ भी रुपये से हम इस तरह की स्थितियों में अपने वोट को इधर उधर न जाने दें। और ये बहुत बड़ी बात कही है, और ये जिस ढंग से बात कह रही थी, वो वहां के पब्लिक जिस ढंग से सुन रही थी, वो बात जनता के सामने ये बात जा रही थी, लोग सभी समझ रहे थे कि ये क्या है। इसलिए बिहार का चुनाव बिल्कुल जैसा कि आपने दिया, आप तो ग्राउंड जीरो से कल से रिपोर्टिंग करेंगे, हम लोग को और भी ताज़ा और विश्वसनीय खबरें मिलेगी। लेकिन एक बात मैं फिर कहूं कि बिहार में जो स्थितियां आ रही है, आपको हमारी शुभकामनाएं, पूरी टीम को शुभना कि आप वहां से में अच्छी अच्छी खबर दें, और हम उसका विश्लेषण करेंगे, यहाँ पर बैठ करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मामला ये है कि बिहार में जो ग्राउंड है उसकी जमीन बहुत तप्त हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ समय बिता रही है वहां पर, ताकि बिहार के मुद्दों में उलझे रहें, और उसे किसी आकस्मिक आकाशीय घटना का इंतजार है जो हवा का रुख बदल दे, जैसे अचानक निम्न दबाव या उच्च दबाव का क्षेत्र बिहार के चुनावी मैदान में हो जाए तो कुछ अनायास घटित हो जाए। नहीं तो जनता का मन तो सेट हो गया है। अभी बता रहे थे कि वोट ट्रांसफरेबिलिटी का इनका जबरदस्त प्रॉब्लम एनडीए में तो है ही, और जाहिर है कि जो अधिकांश सीटें जहां जेडीयू फ्रेंडली फाइट जिसको बोलते हैं, वो फ्रेंडली फाइट का एंगल अब जेडीयू और आरजेडी में आ गया है। ये ठीक है कि हमारा नीतीश जी को लेकर के हम उस तरह से नहीं सोच पाते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर के सोचते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन अब नीतीश जी की मियाद पूरी हो गई है, ये समता वाले लोग भी जानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि समता की अंगराई जारी है, तो ये नहीं समझते हैं कि किन परिस्थितियों में बिहार में ये इस तरह की स्थितियां हुई। इस राज्य का 70% रेवेन्यू अचानक इरोड कर गया हो, अचानक, उस राज्य का क्या हो सकता था? कोई पैकेज नहीं, कोई बात नहीं, और जो मिला वो सब भ्रष्टाचार के माध्यम से, उसमें लीकेज इतना जबरदस्त था जिसको रोकने की कोई बात नहीं, कोई रोका नहीं गया। ये जितने पुल बहे हैं जिसकी चर्चा नहीं हो रही, ये जितने पुल बहे हैं, जितने ठेका मिले हैं, वो कहाँ के लोग थे, कौन थे, किनको ठेका मिला, कैसे ठेका मिला, क्या होता है ग्लोबल टेंडर, आखिर क्यों नहीं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, इस पर तो नहीं बोलते। इतनी बड़ी राशि का अपचय हो गया, उस पर नहीं बोलते हैं। और तेजस्वी यादव से पूछते हैं कि कहाँ से पैसा लाएंगे, आपने 1 करोड़ रोजगार का जो वायदा कर दिया, जिस पर आप चर्चा तक नहीं करने की स्थिति में हैं। बुढ़िया कबड्डी की तरह जैसे लगा कि उसको आकर के देवता को चढ़ाए फूल और भग चले वहां से सभी। बिहार के लोग क्या किसी को बड़ा आदमी बनाने के लिए अपना मतदान देंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या किसी को बड़ा आदमी बनाने के लिए वहां पर शासन चाहती है अपना? वो सम्राट चौधरी यदि जीत गए तो, यदि आपने मैंने उनके जीतने का भी भरोसा नहीं है जी, तो उनको बड़ा आदमी बनाने के लिए जिताइए। ये बड़ा आदमी की राजनीति कर रहे हैं। बिहार तो कमजोर लोगों का राज्य है सर, इसीलिए ये बड़े लोग हैं, ये डेमोक्रेसी के माफिक नहीं है इनका मिजाज। और बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है। इस बार की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय दलों को भी बहुत सावधानी से बिहार को डील करना चाहिए। बिहार बहुत राजनीतिक रूप से जितना सजग है, मुझे नहीं लगता है कि सजग है, सजग होता तो इतना पिछड़ता नहीं, लेकिन संवेदनशील बहुत है। इस संवेदनशीलता को बिहार ने अस्थायी सरकार देके भी देखा, समझ करके भी देखा, उसके और ठगिए नहीं। बिहार एक नई करवट लेगा, यहाँ से एक राजनीति की नई दिशा और नया आयाम भारतीय राजनीति में, लोकतांत्रिक राजनीति में आने की हम उम्मीद रखते हैं सर। जी जी, प्रशांत जी, क्या मुद्दों के नाम पे यहाँ भाजपा, जेडीयू, ये पूरा जो ये ग्रुप है एनडीए का, ये पिछड़ चुका है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात हुई है बिहार के चुनाव में इस बार कि मैनिफेस्टो हेडलाइन में है। मैनिफेस्टो जो है वो चुनाव के अखाड़े में है। नफरत की राजनीति और किसी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर देना की राजनीति नहीं चल रही है। जंगल राज वहां का युवा नहीं चला रहा। जंगल राज में जो ये कहना चाहते हैं वहां का युवा नहीं चला रहा। आप सोचिए
5 साल में, 6 साल में, 2 साल में एक बार वैकेंसी आती है। वो बच्चे, मुझे तो अभी जब मैं पटना में था कुछ दिन पहले और मैं बिहार शरीफ से पटना आ रहा था, तो मुझे मेरे ऑटो टेम्पो पे कुछ लोग बैठे हुए थे, बच्चे जो इम्तिहान देने आए थे, उत्तर प्रदेश से इम्तिहान देने आए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की वैकेंसी 6 साल से नहीं आई। और वो उत्तर प्रदेश से आप इतने दूसरे राज्य से आ रहे हैं, 2 साल 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है और वो इम्तिहान देते हैं, साल भर वो कोचिंग करते हैं, पेरेंट्स का पैसा खर्चा होता है और उसका पेपर लीक हो जाता है। और वो जो 1 साल उसका खराब होता है, वो हतोत्साहित होता है छात्र, उसकी बात तो अलग है। जो उसका 1 साल खराब होता है वो जीवन में कभी उसकी भरपाई नहीं है। वो पूरा जीवन उसका वो 1 साल में पीछा करता है। तो और ये एक इंडस्ट्री, मुझे छात्रों ने बताया बिहार में, अभी हम लोग चलेंगे तो हम लोग बात करेंगे, छात्रों ने बताया कि पेपर लीक बिहार में एक इंडस्ट्री है और सरकार के करीबी लोगों के का पूरा एक रैकेट है, गिरोह है, जहां से पेपर लीक होता है और ये बच जाते हैं। लाखों लाखों रुपए में पेपर बिकते हैं। तो ये जंगल राज है ना, कि आप लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में घुसेड़ रहे हैं। फिर मैं लौटूंगा जो आपका सवाल है, कि बहुत अच्छा हुआ है कि बिहार में इस बार मैनिफेस्टो जो है उस पर चर्चा हो रही है। यही लोकसभा में भी हुआ था, जब इंडिया गठबंधन का एक मैनिफेस्टो आ गया था, दबाव में आ गए थे, क्योंकि बीजेपी मैनिफेस्टो वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी चुनाव में जाती है सरकारी तंत्र के साथ, पैसे के साथ और हिंदू मुसलमान के नारों के साथ। ये मैनिफेस्टो के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते कि वादा कर दोगे फिर लोग कहेंगे कि आपने वो वादा किया था वो नहीं निभाया, ये वादा किया था वो नहीं निभाया। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे थे कि 15 दिन के अंदर सरकार आती है, आवारा पशुओं का समाधान कर देंगे, वो नहीं किया। होली दिवाली आप एलपीजी देंगे, वो आपने नहीं दिया। तमाम 5 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके, वो कहाँ गया वादा। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो लोहे वाला शेर, मेक इन इंडिया वाला दिखना बंद हो गया है। तो तमाम सारे वादे इनका पीछा करते हैं जो उन्होंने पूरा नहीं किया। तो बीजेपी मैनिफेस्टो में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन अब उसको पढ़ना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं। और अपनी इस चुनाव में बीजेपी अपनी पिच नहीं बना पाई। अब तक ये होता था और लोकसभा में भी ये हमने फर्क देखा था कि बीजेपी एक पिच बनाती थी और पूरा अपोजिशन डिफेंसिव होता था। अब पहले तो तेजस्वी यादव ने एक पिच कर दी कि हम सभी पूरे बिहार में हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद जीविका दीदी, उसके बाद संविदा, उसके बाद तमाम सारी घोषणाएं हो गई। और आवश्यक ये है राजीव जी, सरकारें आएंगी जाएंगी, इलेक्शंस होते रहेंगे। सबसे जरूरी इस बिहार की बात में है, बिहार के लिए ये है कि बिहार अब वहां से निकले जहां वो फंस गया है। अब बिहार को एक नया पुश चाहिए, एक नया इंजन चाहिए, नया धक्का चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वरना वो हमेशा के लिए पिछड़ जाएगा। क्योंकि अब एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और उस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर बिहार पिछड़ गया तो उसकी रिकवरी भी बहुत मुश्किल होगी। और मैं एक डेटा बोल देता हूँ, जो अभी आजकल योगी आदित्यनाथ भी घूम रहे हैं बहुत बिहार में, और वो केरल के चुनाव में भी गए थे। और केरल के चुनाव में जाकर वो केरल वालों को बता रहे थे कि आप अपना स्वास्थ्य का जो है सेवाएं वो उत्तर प्रदेश सीखिए आप। अब मैं सिर्फ एक फिगर आपको दे देता हूं कि केरल में औसत आयु 75 साल है, उत्तर प्रदेश की औसत आयु 64 साल है। ये जो 11 साल का फासला है, ये एक शताब्दी का फासला है राजीव जी। भारत की अगर औसत आयु जो है वो आज 69 साल है, अगर तो वो 69 साल तक पहुंचने में 35 साल से 69 साल पहुंचने में 75 साल लगे हैं। तो
तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और यही बिहार की स्थिति है। बिहार भी नेशनल एवरेज के आसपास है, नेशनल एवरेज से नीचे है। तमाम सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार पीछे है। तो अब जरूरत बिहार में है कि बिहार अपने दम पे अपने लोगों की भलाई के लिए एक सरकार बनाए, और वो सरकार बिहार को वो पुश दे, वो धक्का दे जिसकी बिहार को आज जरूरत है, ताकि बिहार भी कर्नाटक से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से मिलकर चल सके। ये हमको देखने को ना मिले कि हम केरल भी जाएं और केरल में सड़क बन रही है तो वहां पे मजदूर बिहार का है, हम पंजाब जाएं और पंजाब में खेत में देखें तो मजदूर बिहार का है। आपको कहीं मिलता है कि तमिलनाडु का व्यक्ति आपको दिखता है कहीं बिहार में रिक्शा चलाता हुआ? तो बिहार को विकसित राज्यों की पंक्ति में आना है, उसके लिए जरूरी है कि मैनिफेस्टो पर चुनाव हो। और एक आखिरी बात घुसपैठिए की, जो मैं कल मैंने फिक्र दी थी, बहुत घुसपैठिया हो रहा है। चुनाव आयोग ने जो घुसपैठिए बताए हैं वो 315 है। 315 विदेशी नागरिक हैं। लगभग 7.5 करोड़ मतदाताओं में 7.5 करोड़ मतदाताओं में 315 घुसपैठिए हैं। उन 315 में 78 मुसलमान हैं और 237 हिंदू हैं जो नेपाल के हैं। यानी घुसपैठिए में 75% हिंदू हैं और 25% मुसलमान हैं। ये तो घुसपैठिए का इनका नैरेटिव है। और ये बिहार की जनता को, जो बिहार का छात्र जो दिल्ली में और कहाँ कोचिंग करता है, जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ता है, उसको आप बेवकूफ समझ रहे हैं जी। किसी बिहारी छात्र से आप बात कीजिए, उसके पास तमाम सारे फैक्ट्स होते हैं, उसको आप बेवकूफ बना रहे हैं। जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो 1 मिनट में वो बता देगा कि कितने घुसपैठिए इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार का चुनाव मैनिफेस्टो पे हो रहा है। जी राजीव जी, बिहार का चुनाव मैनिफेस्टो पे हो रहा है। यानी मैनिफेस्टो में आपने देख लिया, सबसे पहले उसमें यानी घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन आगे है और एनडीए पिछड़ गया। इंडिया गठबंधन ने अपने सीएम फेस को भी सामने रखा है, लेकिन एनडीए का सीएम कौन होगा अभी तक ये घोषणा नहीं हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि हमारे नीतीश बाबू ही सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी इस पर चुप्पी साध जाती है, बाकी दल भी चुप्पी साध जाते हैं। और सबके बयान भी आपने देख लिया। आपने चिराग पासवान के बयान को भी सुना और आपने सुना था अमित शाह के बयान को भी। साफ जाहिर होता है कि नीतीश बाबू सीएम नहीं बनेंगे अगर ऐसा मौका आया तो। लेकिन क्या ऐसा मौका आएगा, ये बाद की बात है। 14 नवंबर को पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ खींचतान, जो भी बातें चल रही हैं, वो किस दिशा में लेकर जा रही हैं इस चुनाव को, ये जानना ज़रूरी है, जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और शकील जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। आप बता रहे थे कि अब राहुल गांधी फिर जाने वाले हैं और प्रियंका गांधी आज गई थी, और इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचने वाले हैं, जबकि पेसमेकर लगा हुआ है उनको, उसके बाद भी तबीयत खराब है तब भी। तो एक तरफ तैयारियां तो चल रही हैं इस कुनबे में भी और तैयारियां उस कुनबे में भी है, लेकिन सवाल ये है कि बिहार का चुनाव पिछले 20 साल से देखा जाए, 20 साल पहले के जंगल राज की बात तो होती, लेकिन 20 साल से जो नीतीश बाबू हैं उनकी बात की जाए तो जीत कर नीतीश बाबू चाहे इधर रहें या उधर रहें आ जाते हैं। बहुत कुछ है। अभी हत्या हो गई, और अभी मैं देख रहा था स्टेट जो क्राइम ब्यूरो है और नेशनल क्राइम ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े भी देख रहा था। बहुत हत्याएं हुई हैं, बहुत ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई हैं बिहार में जिसका जिक्र आना चाहिए, नहीं आता है टेलीविजन। तो कहां दिखाई दे रहा है? जिस मैनिफेस्टो की बात यहां हो रही है, क्या यह चुनाव उसी मैनिफेस्टो के आधार पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या इससे पहले जो हम लोग देखते आए हैं जहां जात पात धर्म संप्रदाय इन सब में बटा हुआ जो बिहार का चुनाव रहता है उधर दिखाई दे रहा है? कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, बिल्कुल ये चुनाव भावनात्मक मुद्दों से हट गया है, हिंदू मुसलमान से बहुत दूर हो चुका है, और ये वास्तव में जो है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर आ गया है। जो मैनिफेस्टो इंडिया गठबंधन का है, महागठबंधन जिसे कहते हैं, वो निश्चित ही रूप से एनडीए के मैनिफेस्टो से बहुत ज्यादा प्रभावी है। वो इसलिए कि जो गोदी मीडिया है वो महागठबंधन के मैनिफेस्टो का तो जिक्र कर रहा है पिछले 4 या 5 दिन से, लेकिन
एनडीए के मैनिफेस्टो के बारे में उसने एक शब्द नहीं बोला। वो बता ही नहीं रहा कि ये 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस या खाली सम्राट चौधरी वहां रह गए और उसमें था क्या। हेडलाइन जरूर बना दी कि 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ नौकरियां कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, रोजगार का स्वरूप क्या होगा, नाले की गैस से चाय बनेगी, पकोड़े बनाए जाएंगे, पकोड़े बेचे जाएंगे, क्या स्वरूप होगा, कहीं कुछ नहीं है। तो चुनाव तो पूरा का पूरा ठीक मुद्दों पे आ गया है और इसके बहुत सारे कारण हैं, बिहार के बाहर के भी कारण हैं। केरल का जो जिक्र आ गया वो बहुत अच्छा जिक्र आ गया, बहुत जरूरी था, वो बिहार में है ये जिक्र। आज केरल गवर्नमेंट ने फुल पेज का एक विज्ञापन दिया है, गरीबी मुक्त, एक्सट्रीम गरीबी कहते हैं उसको, वो अति गरीबी से केरल बाहर निकल गया और बिहार जो है आज सबसे ज्यादा गरीबी की जद में है। जिन लोगों ने बिहार को देखा है, जो बिहार में रहते हैं, उन्हें मालूम है कि बिहार में प्रति व्यक्ति जो खाने का खर्चा है वो सबसे कम है। सबसे कम पैसों में वहां का व्यक्ति अपना खान पान चलाता है। बहुत सारे आंकड़े हैं इसके। और दूसरी तरफ केरल, जिसके बारे में यूपी के मुख्यमंत्री जाके कहते हैं कि हम केरल को भी यूपी जैसा बना देंगे। बाकी जगह तो ये खाली हिंदू मुसलमान ही करते हैं, केरल में जाके हिंदू मुसलमान ईसाई भी करते हैं। वहां अभी तक इनका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। सांसद भी पहली बार पिछले लोकसभा चुनाव में जीत के आया गया है वहां पे जी। उसका चुनाव भी अगले साल होने वाला है। आज जो विज्ञापन आया है केरल गवर्नमेंट का, 8 राज्यों के स्थापना दिवस है जिसमें केरल का भी है, उसी अवसर पे उसने दिया है ये। और उन 8 राज्यों में या देश के किसी भी राज्य में आज इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कह सके कि वो गरीबी से उसने अपनी जनता को पूर्णतः मुक्त कर दिया। केरल में हिम्मत है, केरल ने किया है, ये करके दिखाया है। वहां बीजेपी कभी नहीं आ पाई। और अभी अगले साल विधानसभा चुनाव है, फिर कोई संभावना वहां नहीं दिखती है। लेकिन हां, इस बार वो जो है हिंदू मुसलमान के साथ ईसाई की राजनीति वहां बहुत तेज करने वाले हैं वहां पे, क्योंकि वहां तीनों की संख्या करीब करीब बराबर है और जो बीजेपी की राजनीति है पूरी इन्हीं आधारों पे होती है। खैर, तो ये वहां का एक बहुत प्रमुख चीज है। तो मुद्दे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक सवाल बहुत बड़ा है, ये कांग्रेस भी कर सकती है, आरजेडी भी कर सकती है। केरल की गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वो विज्ञापन अंग्रेजी में है। उनके समझ में ही नहीं आता कि ये हिंदी में भी अगर डाल दे, वो हिंदी में भी अगर पहुंचा दे वो, तो कितने लोगों तक ये खबर पहुंच जाएगी। सुबह हमने लिखा था और बहुत सारे फोन आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब तो मालूम ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। आपको अपने माध्यम के रूप में ये बात समझना पड़ेगी कि कौन सा माध्यम आज की तारीख में जरूरी है, किस माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचती है, किस आसान भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचती है, क्या मुहावरा जो है वो होना चाहिए। लेकिन ये सब इसके बारे में थोड़ा देखते नहीं है और इसीलिए बीजेपी बार बार इस जंगल राज का जिक्र करती है, जो सोचती है कि जंगल राज एकदम से लोगों के दिमाग में हिट कर जाएगा। हिट करता है वो, ऐसा नहीं है कि हिट नहीं करता। लेकिन अब 20 साल बाद जो नीतीश कुमार के और बीजेपी के रहे और 11 साल बाद मोदी के, वो उल्टा मार कर रहा है। देखिए, जो जंगल राज का सवाल है, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय वही है। लेकिन वो है क्या? वो ये है कि वहां पे एक सामाजिक उथल पुथल का दौर आया और उसी से सामाजिक न्याय निकला है। उस सामाजिक उथल पुथल के दौर में दबा कुचला उठा है और जो सामाजिक शक्तियां थी, जिनका वर्चस्व था, जो भूपति थे, उन्हें तकलीफ हुई, स्वाभाविक था। और प्रशासन, पुलिस, मीडिया, न्याय सब उनके पास है। तो उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया कि साहब वो तो जंगल राज था। क्यों? कि गरीब ने आवाज उठा दी थी। और उस नैरेटिव को ही आज वो फिर सेट करना चाहते हैं। मगर आज जो है ये बात जो है, अभी मोकामा से मालूम पड़ी कि मोकामा में कितने बड़े बड़े जुलूस निकले हैं जुझार सिंह यादव की हत्या के खिलाफ। लोग खड़े हो गए। जिस पार्टी का समर्थन कर रहे थे जुझार सिंह यादव, जब स्वराज पार्टी पीके की, वो भाग गई, उसने साथ नहीं दिया उनका। लेकिन वहां के स्थानीय लोग उठ के खड़े हो गए
तो अब जो गरीब है, जो शोषित है, उसकी समझ में ये आ गया है कि बीजेपी जो है वो सामाजिक रूप से प्रतिक्रियावादी पार्टी है, यथास्थितिवादी पार्टी है। वो हमें वापस पिछले दौर में ले जाना चाहती है। और जो प्रगतिशील ताकतें हैं वो जो है हमें इन सब चीजों से मुक्त करना चाहती है। तो जंगल राज का सवाल तो आएगा, गरीब उठेगा तो उससे जो वर्चस्व वाली ताकतें हैं, सामाजिक वर्चस्व वाली ताकतें हैं, उन्हें तकलीफ होगी। और इस चुनाव का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन फिर वही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आरजेडी कितनी ताकत से उठा पाती है। बातें तो बहुत हुई पिछड़ी जातियों की, अति पिछड़ी जातियों की, मगर टिकट वितरण में कांग्रेस ने भी, आरजेडी ने भी इन लोगों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। ये चुनाव एक बहुत बड़ा मौका था। सीपीआई-एमएल ने दिया है, बाकी दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने दिया है। इन लोगों को भी आगे आना चाहिए था, नहीं आए। लेकिन अब भी वो जो है इस बात को उन्हें ज्यादा जोर से कहना चाहिए, बिल्कुल हेड ऑन लेना चाहिए उन्हें, बिना किसी उसके कि गरीब का, दलित का, अति पिछड़े का अधिकार का हम बात करेंगे, उसके लिए हम लड़ेंगे। 50% से ऊपर जो है आरक्षण की सीमा ले जाएंगे। अब इसको थोड़ा दबा गए ये लोग फिर से। उन्हें यह समझना चाहिए कि जो सवर्ण है वो उन्हें वोट नहीं देने वाले, चाहे कितने भी आप टिकट दे दो। उनके वोट का एक हिस्सा जन स्वराज पार्टी को मिल रहा है, यह सही है, और उससे एनडीए को नुकसान होने जा रहा है। आप दिल्ली में किसी से बात कर लो, पटना में भी बात कर लो, आप अंदर आप जितना जाएंगे उतना आपको मालूम पड़ेगा कि जन स्वराज कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली और पटना में जन स्वराज की बात हो रही है। और वो कौन लोग कर रहे हैं? वही ताकतवर लोग कर रहे हैं कि नहीं पीके का असर तो है, जबकि पीके का असर जमीन से बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चुनाव इसलिए मुद्दों पर जा रहा है, घोषणा पत्र पे जा रहा है। और घोषणा पत्र का जहां तक सवाल है, बीजेपी का घोषणा पत्र, एनडी का घोषणा पत्र कुछ नहीं होता है। उनके घोषणा पत्र में हिंदू, मुसलमान और घुसपैठिया ही होता है। जी। लेकिन बीजेपी अपने घोषणा पत्र को, प्रफुल्ल जी, क्या बीजेपी घोषणा पत्र पे अमल करती है? 1000 रोजगार सृजन की बात बीजेपी ने, 1 करोड़ रोजगार सृजन की बात की कल घोषणा पत्र में है। लेकिन पहले 19 लाख रोजगार की बात इसी बिहार में बीजेपी करके आई थी 2020 में। कितनी नौकरी दी? 17 महीने की सरकार जब रही, तेजस्वी यादव उसमें रहे उप मुख्यमंत्री, 5 लाख रोजगार उन्होंने दिया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, युवाओं को। यहाँ युवाओं की अगर बात करें तो देखिए, रोजगार, फिर लाठियाँ, अगर आप पैसे मांगने जाइए, आप संविदा नियुक्ति वालों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो बीपीएससी के जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। लोगों ने, छात्रों ने देखा है, झेला है। क्या ये सब इस चुनाव में मुद्दा नहीं है, या मुद्दा सिर्फ और सिर्फ 10,000 प्रति महिलाओं को जो दिया गया है वो है, जो झांसा जिसको कहेंगे वो है? और क्या इससे वोट खरीदकर फिर से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये तो वोट खरीदने वाली बात है। प्रफुल्ल जी, आपने जिन मुद्दों की चर्चा की वे सभी मुद्दे हैं, और ये अलग बात है कि ये मुद्दे सतह पर नहीं आते हैं, अभी साइलेंट मोड में चले जाते हैं, कभी अधिक दिखता है। और देखिए, इसमें मुख्य धारा की मीडिया है, मुझे लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं हताशा छा गई है। झूठ को फेंटते फेंटते अब वो क्या बात करें। आपने सर 1 करोड़ रोजगार की बात कही, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस झूठ को कितना दूर तक आगे चलाएं। इसके पहले 2 करोड़ से शुरू हुए थे। और जो डपोर संखी स्वभाव है, डपोर संख जानते होंगे हमारे साथी श्रोता, वो एक शंख होता है जिससे लोग मांगते थे कि हमको इतना दीजिए। शंख से लोग मन्नत मांगते हैं। तो आप 5 मांगेंगे तो बोले 5 क्यों, 10 ले लो भाई। तो आधा घंटा वो 10 पर बात करेगा, और जब फिर आप 10 पर राजी होंगे, बोला हाँ ठीक, तो 10 दे दीजिए। तो फिर बोलेगा अच्छा देखता हूँ, फिर 10 नहीं 20 ले लो। तो ले लो ये हमेशा बोलेंगे, देंगे कुछ नहीं। इनके शासन में सब कुछ साफ हो गया है। और यह अच्छी बात यह है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के समय में बिहार उनको एक तोहफा देगा कि उनकी राजनीतिक बोरिया बिस्तर यहाँ से बंद होती हुई दिखेगी। इसलिए क्योंकि अब राज सत्ता के खिलाफ
संविधान से लड़ने की उनकी ताकत खत्म हो गई। अब वो आपस में लड़े। और भारतीय जनता पार्टी के भी वे लोग भी, मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार आई थी और वामपंथ 34 साल से गया था, तो बहुत सामाजिक रूप से उथल पुथल हुआ था, बहुत मारा मारी हुई थी। तो अक्सर लोग कहते थे कि वे संगठित कॉमरेड लोग प्रतिरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अपना बचाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जी तो जानते हैं उसका जवाब क्या था? उसका जवाब ये था कि उस शासन के दौरान जो कुछ लोग अन्यायियों के साथ थे, उन पर पहली चोट पड़ रही है। इसीलिए जो लोग उस शासन में सही रास्ते पर थे या उससे गैर वाजिब तरीके से लाभान्वित नहीं हुए थे, वे चुपचाप देख रहे हैं। किसी भी सत्ता में जो लोग होते हैं, नाजायज तरीके से लाभान्वित होने वाले लोग कम ही होते हैं, और बाकी लोग जो रह जाते हैं वो इंतजार करते हैं कि कोई दूसरी शक्ति उनका नाश करे। आज जिस ढंग से अडानी अडवाणी या कुछ लोगों को नेता बना दिया गया है, कुछ लोगों की ताकत बढ़ा दी गई है, कुछ लोगों का पैसा बढ़ गया है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुंह ताकते रह गए हैं, उनको भी अब लग रहा है यह सरकार जाए, इसी में उनकी भी भलाई है। उनकी पूरी की पूरी भावधारा, मैं कहता हूं कि आरएसएस के पास कोई विचारधारा नहीं है, जो है उसे भावधारा कहते हैं, इमोशनलिस्टिक कहते हैं, इमोशंस कहते हैं। वो इमोशन को लेकर के वही आइडियोलॉजी बनाते हैं। उनका वो एकदम बिल्कुल ठगा गया है। आरएसएस के लोग भी जो जमीन पर हैं, आप कल से जमीन देखने जा रहे हैं। मैं तो हमेशा मानता हूं कि हमारा जो न्यूज चैनल है डीबी लैब, ये हमेशा धरातल पर ही रहता है, ये आकाशीय पत्रकारिता नहीं करता है। लेकिन हाँ, जिस ग्राउंड जीरो का जो मुहावरा जो चलता है, उस अर्थ में समझाने के लिए जब आप कहते हैं कि मैं धरातल पर जा रहा हूँ, सर आप धरातल पर ही हैं, और भले ही वायु मार्ग में रहते हुए भी लोग धरातल की ही यात्रा करते हैं। मैप ही काम कर रहा होता है सर। तो खैर, आप जाएं, आपकी शुभकामनाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। पूरे बिहार से एक अच्छी नई खबर लाएं और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमें दें, ताकि हम इसका विश्लेषण और सही तरीके से समझ सकें कि क्या होने जा रहा है बिहार में। सर जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार जी, प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? मैं प्रफुल्ल जी की बात पे सिर्फ एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। ये जो हम लोग कभी कह देते हैं, प्रचलित शब्द है मुख्य धारा का मीडिया, ये मुख्य धारा की जो अक्षांश देशांतर रेखा है, वो वहां से होकर नहीं गुजरती जहां पे ये नफरत फैलाने वाला मीडिया बैठा हुआ है। ये मुख्य धारा नहीं है, अपराधी मुख्य धारा नहीं होता है। ये जो समाज में नफरत फैलाने वाला मीडिया है, ये अपराधी मीडिया है। ये रवांडा में इसने यही किया है, वही उसी का संस्करण है ये। तो ये मुख्य धारा नहीं है। मुख्य धारा वो है जो कम संसाधनों में पत्रकारिता के लिए सच को दुनिया को दिखाने के लिए लड़ता है। मुख्य धारा के वो पत्रकार 6 पत्रकार हैं जो मोदी जी की रैली की वजह से जिनको डिटेन कर लिया गया, कल नजरबंद कर दिया गया, वो मुख्य धारा का मीडिया है। नफरत फैलाना मुख्य धारा नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो यानी बिहार में क्या कुछ चल रहा है, आंखों देखी कल से और शाम 7 बजे से बिहार से ही न्यूज पॉइंट अलग अलग शहरों से आप देखेंगे, और भी नजदीक से बिहार का सूरत हाल, चुनावी हाल हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत कुछ उसके अलावा भी बिहार से। इस कार्यक्रम को आज यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, शकील जी, प्रफुल्ल जी और अमलेंदु जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। देवेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनसीआर के रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में 70,000 हत्याएं हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 20 साल में 70,000 हत्याएं हुई हैं। राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंबे प्रताप सिंह साहब हैं। डबल इंजन की सरकार में बिहार में मर्डर की बात। फिर डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं कि बिहार यात्रा के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शाहिद नईम साहब भी हैं। शाहिद नईम साहब, इनके अलावा कालू मामा भी हैं। राहुल और उदय प्रसाद सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र बंसोड़े साहब बने हुए हैं। बख्तावर जी हैं। ओम प्रकाश जी हैं। और भीमसेन प्रधान साहब भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। असलम चिश्ती जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। कल शाम फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।